नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स सही हैं। म्यूचुअल फंड्स पे मैंने इस वीडियो के तहत दो चार सवाल करूंगा। मैंने लास्ट टाइम जो करे थे वो बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिला। उसमें ईटीएफ पे मैंने सवाल करे थे। बहुत लोगों ने कुछ लिखा और कुछ मैंने भी रिसर्च करी एंड उससे पता चला कि इंडिया में थर्ड पार्टी रखती है गोल्ड को और उसके ऑडिट्स होते हैं। जो एजेंसीज हैं वो 6 महीने में एक बार करती हैं और इंटरनल ऑडिट 1 महीने में एक बार होता है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज चेक्ड। इंडिया में काफ़ी सिस्टम्स एंड मैकेनिज्म्स हैं एंड वो सुनकर देखकर अच्छा लगा कि सवालों का कुछ जवाब मिल जाए। ठीक है, बट उसमें जो मेरे पास डीएसपी म्यूचुअल फंड का जो राइटअप भी आया था कि उसमें ये सब चीज़ें बताई थी, उसमें एंड में लिखा था वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंडिया। ओवर गिव्स वन दैट कि वो ऑथेंटिसिटी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क। बट फिर भी मेरे को भी काफ़ी चीज़ सुनने को समझने को मिली, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं नई चीज़ें पूछूंगा क्योंकि ये चैनल अलग तरह से चल रहा है। क्राउड सोर्सिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कि ये जेन्युइन डाउट है। जैसे उस वाले में लिखा था कि इंश्योर्ड कराया जाता है गोल्ड, जो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो 0.6% है तो गोल्ड इंश्योर्ड तो नहीं होगा। इतना इंश्योरेंस का प्रीमियम कम नहीं हो सकता कि मैं गोल्ड को इंश्योर्ड भी करा दूं और मेरे को केवल एक्सपेंस रेशियो 0.7 देने हो। उस 0.7 के अंदर मुझे ऑडिट्स भी कराने हैं, बाहर के ऑडिट्स भी कराने हैं, अपने भी कराने हैं। जहाँ मैंने स्टोरेज रखी है उसके लॉक एंड की भी और उस थर्ड पार्टी को गोल्ड मैनेज करने के लिए भी मैंने दे दिया और ये सारा काम इतने सस्ते में हो जाए, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। कि इंश्योरेंस का मुझे क्वेश्चन मार्क है ईटीएफ में। तो म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ इस तरह के मेरे सवाल हैं। मैं दो तीन चीज़ें पूछता हूँ। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड में एक फ़ायदा ये रहता है कि फंड मैनेजर जब भी स्टॉक्स बेचता खरीदता है तो कोई उस पर टैक्स नहीं दे रहा। वो यही काम अगर आप अपने पोर्टफोलियो में करोगे कि भी कोई स्टॉक बढ़ गया है ना, आपको लग रहा है आपको न्यूज़ इस तरह की आ गई कि बेचना है ना, इफ़ यू हैव टू बुक प्रॉफिट देन यू एंड अप पेइंग स्मॉल ये कैपिटल गेन टैक्स 20% दे रहे हो आप 1 साल से कम में, 12.5 और वो सब दे रहे हो। तो ये एक फ़ायदा दिखता है म्यूचुअल फंड में कैलकुलेशंस में। बट मुझे म्यूचुअल फंड की कैलकुलेशंस में दो चार चीज़ें पूछनी है आप लोगों से कि मैंने फंड मैनेजर हूँ, मैंने म्यूचुअल फंड ले रखा है, तो जो स्टॉक्स मैंने ले रखे हैं उन स्टॉक्स पे जो मुझे डिविडेंड मिलता है, जैसे कि अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता और मुझे डिविडेंड मिलता तो वो जो डिविडेंड है वो मैं किधर दिखाता हूँ, उसका क्या होता है, उसको कौन ऑडिट करता है कि जी ये 1 लाख करोड़ का फंड है और इसमें 2,000 करोड़ डिविडेंड आया अलग अलग कंपनीज का, तो वो उस रिकॉर्ड डेट पे था, उससे पहले बेच दिया, स्प्लिट हुआ, ये हुआ, वो सब आप देखते हैं। तो 2,000 करोड़ का क्या हुआ, क्या ये पैसा आया और इससे मैंने और शेयर ले लिए और ये नैव बढ़ गया, तो ये मैं प्रिज्यूम करना चाहूँगा बिकॉज दिस इज व्हाट इज माय राइट। This because if I was investing in mutual funds और माई पोर्टफोलियो, तो मेरे पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स हैं, मान लो आईटीसी का शेयर है, अब वो बढ़े घटे कुछ घटे, अगर उसको 2 रुपये 3 रुपये डिविडेंड देना है तो अगर मैं 1,000 शेयर लेके बैठा हूँ तो मेरे को 2,000 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे, मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे। अब उस अकाउंट से मैं आइसक्रीम खाऊं, मैं और शेयर खरीद लूं, जो भी करना है मेरी मर्जी, मुझे दिखता है आता हुआ। पर मुझे म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो डिविडेंड बोलता है वो तो नैव कम हो जाती है, वो तो अलग कंफ्यूज प्रोडक्ट था, उसकी बात नहीं कर रहे हम। म्यूचुअल फंड में कॉन्स्टेंटली पैसा आ रहा है, हर महीने आ रहा है एसआईपी। कुछ लोग रिडीम भी कर रहे हैं तो कुछ रिडीम भी हो रहा होगा, तो कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, फिर कुछ ये मिल रहा है। ये सब का हिसाब में ये हिसाब क्यों नहीं दिखाया जा रहा? ये हिसाब जब एक्सपेंस रेशियो दिखाया जाता है तो ये क्यों नहीं दिखाया जाता कि ये जो पोर्टफोलियो था, एवरेज पोर्टफोलियो था, उसका डिस्क्लेमर क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि जिन चीज़ों का डिस्क्लेमर नहीं दिया जाता वो चीज़ें मेरे हिसाब से अब्बा डब्बा चब्बा है। फिर क्या हो जाए हमें क्या पता। आप ये क्यों नहीं बता रहे कि इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के हिसाब से जो जो इसका वो हम एवरेज दिखाते हैं ना, टॉप 10 होल्डिंग्स, टोटल होल्डिंग्स, पहले वाला कोई शेयर होगा एचडीएफसी बैंक, मान लो किसी म्यूचुअल फंड में 4.78, आईसीआईसी बैंक 3.2, टीसीएस 2.4, एसबीआई 1.2%, गोदरेज कंज्यूमर 0.8, हैवल्स 0.7, ऐसे ऐसे शेयरों के नाम, कोई भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे सबके दिए जाते हैं कि कितने कितने परसेंटेज है, एंड तक आएगा 0.1, 0.05, फिर कैश इक्विवेलेंट्स, ये सब भी लिखा जाता है। तो उसमें ये क्यों नहीं लिखा जाता कि इसका डिविडेंड कितना यील्ड है?
जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज में या डिविडेंड वाले नाम से भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका भी डिविडेंड कितना नहीं बताते। ये नई जानकारी मिल रही है। आप में से किसी को जानकारी बताओ कि कहां से मिलती है भाई। कहीं वो खा तो नहीं जाते, खा के इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिटर्न्स मुझे मिलते ही नहीं या कोई खा पी गया। दैट इज वन क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन अगेन इज वेरी प्रैक्टिकल कि ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं शेयर्स खरीदते हैं, कहीं तो शेयर्स खरीदते होंगे ना फंड में। जैसे आप हो, आप जीरोधा में खरीदो, आईसीआईसी डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, जो भी अलग अलग ये जो हैं डीमैट्स खुले हैं, सारे बैंक्स के खुले हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, जो भी प्लेटफॉर्म है। तो जब भी आप वहां खरीदते हो तो आप क्या होता है, आप एसटीटी और ये सब तो देते ही हो जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है, पर आप एक ब्रोकरेज का एलिमेंट भी देते हो। तो ये जो फंड्स जब खरीदते हैं तो ये खरीदने का जो पैसा है ये किसी को देते हैं, फ्री है। फॉर एग्जाम्पल, हर हर बैंक का या हर एजेंसी जो म्यूचुअल फंड चलाती है उसकी एक ब्रोकरेज आर्म भी है। फॉर एग्जांपल, एचडीएफसी एएमसी है, एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड्स हैं तो एचडीएफसी की वो भी होगी, डीमैट भी होगा। सेम थिंग गोज विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई भी एक बैंक भी है, बैंक की ब्रोकरेज भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट और आईसीआईसीआई वो भी है। ठीक है, तो ये उनके थ्रू लेते हैं, किसी और के थ्रू लेते हैं, क्या ये ब्रोकरेज देते हैं, क्या ये नहीं देते हैं। सी आई एग्री कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो विच दे डिक्लेयर बाय सेइंग मेरा 1.5, 2%, 1%, 0.8, 1.2, 1.9, 1.2, और उसमें जो ब्रोकरेज देते हैं वो म्यूचुअल फंड अलग चलता है, डायरेक्ट वाले को अलग ग्रोथ बोल देते हैं, अलग अलग सबके नाम है अपने। ठीक है, इनके दो अलग अलग हैं, पर उसमें ये वाली चीज़ों का प्रैक्टिकल चीज़ें बताएं। एक फंड मैनेजर आपने रखा हुआ है और वो 6 फंड्स मैनेज कर रहा है और आप उसको 42 करोड़ तनख्वाह दे रहे हो, तो वो तनख्वाह कहाँ बता रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो, कितनी तनख्वाह दे रहे हो, और जो उसके अंदर रिसर्च एनालिस्ट हैं, बाकी लोग हैं, वो कौन है। आपने 12-12 लोगों की टीम से 15-15 फंड मैनेज करा रहे हो। मेरा हक क्यों नहीं है कि मेरी अगर 2%, 1.5% अगर मेरा जा रहा है एक्सपेंस रेशो, और मेरा अगर एक को म्यूचुअल फंड है उसमें एयूएम 50,000 करोड़ है। बहुत फंड्स में बड़े बड़े आप पराग पारिक के और जो बड़े पॉपुलर फंड्स हैं उनको अगर आप चेक करोगे तो बहुतों में बहुत बहुत पैसे लेके बैठे हैं। पहले निप्पो ग्रोथ फंड है और कुछ कुछ देख लेना आप। मैं कह रहा हूँ कि 20,000 करोड़ लगा लो, तो 20,000 करोड़ में भी अगर एक फंड मैनेजर पैसे मोटे ले रहा है तो मेरे फंड को देख रहा है, तो मैं चाहूंगा वो मेरे को ही देखे भाई, मेरे से इतने पैसे ले रहा है, अच्छा काम करूँ। वो नहीं, वो 7 फंड और भी देख रहा है। तो एक आदमी 7 फंड मैनेज कर लेता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ दिस इज कि सी ऐसा है कि हमें सीखना पड़ेगा ये सारी चीजें। ये 2-2% करके 2-2% करके, यहाँ पे मैं अक्षय श्रीवास्तव और मैं ज्यादा एग्री नहीं करते कई चीजों पे, बट यहाँ ये एग्री कि यार तुम 1.02 टू द पावर लगाना शुरू कर दो ना। अब कंपाउंडिंग की बहुत वैसे बातें करते हैं ना, मिलता है तो ये कितना तो श्योर शॉट चला जाएगा, कितना तो मेरा चला जाएगा। 36 साल के अंदर क्या होगा अगर उतना मैं दे रहा हूं, क्योंकि अगर ये परफॉर्म ना करें तो भी ये ले रहे हैं, ये परफॉर्म करें तो भी ले रहे हैं, और ये ले रहे हैं। इनको अगर रियल एस्टेट से कंपेयर करूं मैं, तो रियल एस्टेट वाला तो एक टाइम लेके जाता है जब आपकी खरीदवाया उसने, ब्रोकर ले लिए 1-2% जो भी, उसका हर साल थोड़ा आता है नॉक नॉक, पिछले साल बिकवाया था अब भी दे। वो कहेगा पिछले साल दे तो दी थी तेरे को पैसे, पर ये वाले नॉक नॉक हम तो हर साल लेंगे, हर साल लेंगे। हम बड़ा एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। पोर्टफोलियो चर्निंग कितनी है, आपने पोर्टफोलियो को कितना हटाया, कितना निकाला, क्या परफॉर्मेंस दी, ये सवाल पूछे जाने चाहिए फंड मैनेजरों के से ये सवाल पूछे जाने चाहिए। बिकॉज दिस इज समथिंग व्हाट, देखो मैंने एडवांटेज शुरू में लेके चला कि म्यूचुअल फंड वाला जब बेचता है खरीदता है तो नहीं करता, बिकॉज उसके बाद फिर हम ऑप्शन लोग कहता है पीएमएस ले, पीएमएस में को खरीदेगा बेचेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा आपका। बट अगेन द सब प्रॉब्लम कम्स इन म्यूचुअल फंड्स विच इज अ बिग प्रॉब्लम। आई विल टेल यू व्हाट इज दैट प्रॉब्लम। आई एम ए वेरी सैवी इन्वेस्टर। मैंने म्यूचुअल फंड में डाला पैसा, ठीक है, एंड मैं कहता हूँ कि मेरे पास नॉलेज बहुत है, ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, मैं अपना भी पोर्टफोलियो कर लूंगा, बट मैं अपना इतना पैसा म्यूचुअल फंड में डालूंगा। एक आम आदमी भी डाल रहा है 1,000 रुपये, 2,000, 3,000। वारिकू जी ने बहुतों की एसआईपी स्टार्ट करवा रखी हैं, संजय कथुरिया, फिर वो ऐड आती थी धोनी, रोहित शर्मा, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड तो सही है, बट
म्यूचुअल फंड मैनेजर के लिए सही है, आपके लिए कितने सही हैं? बिकॉज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि मार्केट अब मान लो गिर रहा है और गिरना नहीं चाहिए, किसी कारण से गिर रहा है एंड मार्केट में पैनिक है। आपने जो फंड मैनेजर कर रखा है अच्छा है, स्टॉक्स भी अच्छे हैं, पोर्टफोलियो भी अच्छा है, पर उस बंदे को अब बेचना पड़ेगा क्योंकि अब लोग रिडीम करा रहे हैं। कौन लोग रिडीम करा रहे हैं? यही जो 5,000 रुपये की SIP करके 90 साल में 900 करोड़ तक पहुंचना चाह रहे थे, क्योंकि अब इनको स्टोरियां 2 साल 3 साल से सुन रही हैं। अब एक्चुअल में टाइम ऐसा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए और चीज़ें ठीक होंगी, तब ये लोग बेच रहे हैं। अब ये बेच रहे हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर बेच रहा है। म्यूचुअल फंड मैनेजर बेचेगा तो वो मार्केट में वो स्टॉक बिक रहा है। बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है कि एक पोर्टफोलियो ही है ना, वो 70 स्टॉक्स का, वो बजाय आपके प्राइवेट डीमैट अकाउंट में होने के वो म्यूचुअल फंड की फॉर्म में है। अब आप बेचना नहीं चाहते लेकिन फिर भी बिक रहा है आपका माल। यही माल अगर आपने अपने डीमैट में रखा हो और माल नीचे जा रहा है तो आप बेच नहीं रहे तो आप लॉस बुक नहीं कर रहे ना, वहां तो लॉस बुक हो रहा है। तो यहां पर आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर का या एक वेल रेड इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहता है वो खेल ही नहीं पा रहा। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर भी अच्छा मान लिया मैंने, उसकी स्टॉक सिलेक्शन भी मान ली अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फायदा नहीं हो रहा क्योंकि आपका बिक जा रहा है। नाउ द सेम प्रॉब्लम गॉट सॉल्व्ड इन PMS। PMS में वो अलग अलग खरीदते हैं। PMS में ऐसा नहीं होता कि अगर वो एक आदमी बेचना चाह रहा है या एक पैनिक कर रहा है तो उसका नुकसान दूसरा नहीं होगा, दूसरे को नहीं होगा। वो कहेगा मेरा मत बेच, मुझे जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो ये तो PMS का बनना शुरू हुआ, HNI जाने शुरू हुए, वो ने बीट किया डिस्पाइट देयर हर्डल रेट्स, डिस्पाइट देयर टैक्स देना, डिस्पाइट एवरीथिंग। उनका कमीशन भी हाई रहता है 8%, 60 या जो भी अलग अलग सब ने सिस्टम बना रखा है, ठीक है। तो उसके बाद सम पीपल गॉट बेटर रिटर्न्स, तभी ये चीज़ सर्वाइव करी, तो PMS आ गया। पर उसमें भी मुझे श्योरिटी तो कोई नहीं है रिटर्न्स की। अब उसमें बड़े बड़े हैं, मार्सलस जैसे हैं जिसमें सौरभ मुखर्जी जैसे हैं, बहुत ग्रेट बात, अच्छी बात करते हैं, हर बार सुनो तो लगता है अरे क्या फैक्ट है ये है, पर उसका निष्कर्ष जो निकलता है मार्केट वैसा प्ले आउट नहीं करता। अभी शंकर शर्मा जी ने एक वो उनका थोड़ा उपहास भी उड़ाया था कि ये आजकल लोगों ने HDFC एशियन पेंट्स को पता नहीं ऐसे दिखा दिया, डिस्कवर किया और इतने फंड। अब सबकी अपनी अपनी जलन और रोने हैं, ठीक है। अब हमारे जैसे बीच में दोनों तरफ से मजे लेते हैं कि भाई ठीक है, तू भी सब बोल तो तू भी सही रहा है पर लग तो तू भी सही रहा है, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, चल तेरी वाली ये तेरी वाली ये। पर कई बार ऐसा लगता है कि यार अपना पोर्टफोलियो बना के भी देख लो, रिटर्न्स को देख लो, कंपेयर कर लो कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। मैंने तो देखा है कि भाई साहब, वन ऑफ द पोर्टफोलियोज विच आई हैड विद इन माय फैमिली एंड विच आई मॉनिटर्ड, मैं देखा कि डिफेंसिव सा स्टॉक वो है यार, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 4-4, 5-5, 6-6% आ रहा है, 4-4, 5-5, 6-6% डिविडेंड नहीं ला रही है और वो अकाउंट में घुसते दिखती है। वो रीट वाली भी आते दिखती है, क्योंकि वो जैसे मैं पूछ रहा था आजकल म्यूचुअल फंड्स को रीट्स में डालने को मिल गया, रीट्स को इक्विटी का दर्जा मिल गया, पर रीट्स का जो मोटा पैसा अच्छा वाला आता है क्योंकि 90% रेंट देते हैं, भाई साहब उसका हिसाब क्या जाता है? उसका हिसाब अपने डीमैट में तो पड़ता खाता है कि भाई साहब दिख रहा है ये मैंने इस वाले के इतने लिए थे 1000 यूनिट, और भाई हर यूनिट पे 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया करके आता दिखता है, क्वार्टर का आया, इसका आया, और ऐसे अकाउंट क्रेडिटेड, उस पर टैक्स भी कटता है कि इंटरेस्ट वाले पे इतना कट गया, कट गया, वो कट गया, जो भी कटता है, पर उसके बाद भी दिखता है, फिर आप कैलकुलेट करते हो इधर है। ये सारी चीज़ों में म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, होनी चाहिए, हमें मांगनी चाहिए कि भैया एक्सपेंस रेशियो का भी ब्रेक डाउन दो, कहाँ दोगे, क्यों दोगे, कैसे दोगे, वो मुझे बताओ। कितना मैनेज करने में जा रहा है, क्या क्या कर रहे हो, ये एक्चुअल में जितना बोल रहे हो उतना है या नहीं है, तुम्हारी ऑडिटिंग कौन कर रहा है, म्यूचुअल फंड की ऑडिटिंग कौन कर रहा है। सी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना प्रिज्यूम हमारे देश में स्कैम्स इतने होते हैं, किसी को वहां चेक करने गया, उसने अपना काम नहीं किया, इसी को तो स्कैम बोलते हैं। ये जो सत्यम का स्कैम हुआ था, कैसे हुआ था, ऑडिटर्स का, इतने बिग फोर थे, और ऐसे में गिनाने लग जाओ तो इंडिया में 25 इतने नामचीन स्कैम्स हुए हैं हर साल, 2 जो होने नहीं चाहिए थे बिकॉज समथिंग वाज इन प्लेस। पर मैं कह रहा हूं जहां समथिंग इन प्लेस का पता नहीं है वहां क्या हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, दिल ठुकना चाहिए ना। आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा इन प्लेस, इतना अंधेर खाता नहीं हो सकता, बट इस पे चर्चा क्यों नहीं है? क्यों नहीं यूट्यूब चैनल्स पे लाकर ये सब चीजें भी बताई जा रही हो? म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है,
अरे भाई मुझे एक चीज बता दे, म्यूचुअल फंड का वो मैनेजर जो तेरा है उसका नाम क्या है, उसकी तनख्वाह क्या है और कितने फंड मैनेज कर रहा है वो? मुझे एक चीज बता दे, तो वो इतने परम ज्ञानी कैसे हो गए हैं? नहीं, उनका तो काम वही है पूरे टाइम, वो फंड मैनेजर वही करता है पूरे टाइम, आपकी तो नौकरी है। एक मिनट रुक, फंड मैनेजर है, क्या क्वालिफिकेशन है? अच्छा, अब कितने फंड मैनेज कर रहा है? अच्छा, कितने स्टॉक्स हैं? इतने स्टॉक्स हैं एक में, तो कितने कर रहा है? इतने, तो इतने स्टॉक्स का हर बार रिसर्च रिपोर्ट हर महीने निकाल रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, क्या कर रहा है? कितने खरीदने चाहिए स्टॉक्स आपके हिसाब से? एक पोर्टफोलियो में कितने से काम चल जाएगा? बहुत डिफेंसिव भी बनाया, 20, 25, 30, 40 रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ये वो क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? क्यों नहीं आप सोच सकते और कि यार ये वाला सेक्टर ठीक करेगा, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं? हम लोग क्यों नहीं इंटेलिजेंट बात कर सकते? मेरा चैनल छोटा है, अभी अभी छोटा है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, पर बहुत बड़ा करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि क्वालिटी ना क्वांटिटी से हमेशा नीचे भी जाती फैक्ट है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जैसा चल रहा है, मेरे को ETF वाले में इतने अच्छे रिप्लाईज आए, लोगों ने डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी करें, कई लोगों ने तो जो जानते हैं व्हाट्सएप पे किया, बहुत अच्छा जानकारी है। इस वीडियो के माध्यम से जो जो मैंने सवाल उठाए हैं, जिन जिन को आप आंसर कर सकते हो प्लीज़ आंसर करें, जो हम नहीं कर सकते हम फाइंड आउट करेंगे, जो मुझे आंसर्स मिलेंगे जिनको मुझे थोड़ी ऑथेंटिसिटी की स्टैंप लगेगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा, एंड हम आगे अपना सीखेंगे। ना सीखना इज़ नॉट ए चॉइस। सबसे ज़्यादा दुख पता है क्या होता है? कि किसी और की कन्विक्शन पे इन्वेस्ट करके पैसा खो दो। इससे ज़्यादा कोई दुखी चीज़ नहीं है। अपनी कन्विक्शन पे पैसा खो दो तो फिर आप सोचते हो कि चल भी कन्विक्शन क्यों आई, मैंने रिसर्च क्यों ठीक नहीं करी, किस्मत खराब थी, अकल खराब थी, अगली बार क्या करूँगा। पर ऐसी कोई एवे गैवे बोल रहा है ये वाला स्टॉक ले लो, तो आधे टाइम तो वही चल रही है, भेड़ चाल चल रही है। कि आजकल ये टेलीग्राम ग्रुप्स इतने खतरनाक बन चुके हैं, ये ग्रुपों पे बाय दिस बाय दैट, मुझे ये अच्छा लगता है, ये लगता है, इतना टारगेट, ये टारगेट, एंड सेबी फाइन भी बहुत लोगों को करता है। पर वो कितने लोगों को किया जाए जब 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 अकल के बेसिस पे कर ही नहीं रहे। जैसे कि मैंने अभी क्लियर कट देखा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, एसटीटी बढ़ा दिया ताकि स्पेकुलेशन ना हो, पर पूरे बिजनेस चैनल्स पे हमारे बाय दैट बाय दिस शॉर्ट टर्म के लिए ये ठीक, 5 स्टॉक्स फॉर दिस, 4 फॉर दिस, बाय दिस, 7 दिस, 8, यही चल रहा है। ये सब करने पे रोक लगा दो, ये सब करने पे रोक लगा दो, तो अपने आप ही ये सब स्पेकुलेशन कम हो जाएगा। बाकी टैक्सेस बढ़ाने हैं वो तो अच्छी बात है, बढ़ा दो शॉर्ट टर्म, ये सॉरी एसटीटी और ये जो भी गवर्नमेंट के चार्जेस हैं बढ़ाने ही चाहिए। सी, लर्निंग, इफ वी विल लर्न बिजनेसेस देन द चांसेस ऑफ अस स्टार्टिंग ए बिजनेस सम डे इंक्रीजेस। सो सिर्फ ऐसे ही मत जाओ, बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। एक इंसान 30 से 40 बिजनेसेस अंडरस्टैंड कर सकता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, फॉलो कर सकता है या अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके बाद ही हैज़ टू लेट गो। ठीक है, तो आप बताएं कैसे आगे चर्चा करें, ये वाला टॉपिक कैसा लगा, म्यूचुअल फंड के ऊपर बताएं। ब्लाइंडली क्या सब कुछ म्यूचुअल फंड पे ही छोड़ दें? क्योंकि फंड मैनेजर जस्ट हैज़ टू लुक गुड कंपेयर टू द मार्केट, की बाकी फंड मैनेजर्स भी वैसे ही परफॉर्म किए, मैंने भी किया, तो मुझे कोई अकेला दोष नहीं दे सकता, बस इतना है। तो जिसको जो बैटिंग ही इतने की कर रहा है और खरीद इतने ज़्यादा स्टॉक रहा है, वो क्या ही फंड में, मतलब मेरे हिसाब से तो क्या ही वो है, इन्वेस्टिंग है। अगर आपको 100 150 स्टॉक खरीदने पड़ रहे हैं, तो यार वो 500 600 का तो टोटल यूनिवर्स है। इंडियन स्टॉक मार्केट में भले स्टॉक 4.5 5 5.5 हज़ार हो, बट खरीदने लायक 500 से ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी ड्यू डिलिजेंस डाल लो, आप 4-5 फिल्टर्स डाल लो कि नेगेटिव कैश फ्लोज नहीं होने चाहिए, डेट टू इक्विटी एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रमोटर परसेंटेज भाई 40-50% से ज़्यादा होनी ही चाहिए, नहीं तो प्रमोटर का स्किन इन द गेम नहीं है। फिर आप कहते हो कि ये अल्ट्रा माइक्रो कैप क्यों लिए मैंने, जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ से भी नीचे हैं, इनको भी हटा दो, ठीक है, फिर इनको हटा दो, उनको हटा दो, ऐसे नॉर्मल 5 फिल्टर मारोगे तो 500-600 ही इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है। उस इन्वेस्टेबल यूनिवर्स में से ही जो आपके, अगर टोटल म्यूचुअल फंड्स कितने हैं, 3000 फंड्स अलग अलग चल रहे हैं, तो इनका टोटल अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो 500-600 में से ही इनने परमुटेशन कॉम्बिनेशन खेले हुए हैं, जिसमें से किसी ने 70 का सेट ले रखा है, किसी ने 80 का, किसी ने 100 का। और आप जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं निकाल दो, तो वो मैक्सिमम वो वही 20-25 स्टॉक्स ही हैं जो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स ने ओन कर रखे हैं।
टॉप वो निफ्टी के वाले जो हैं अपने मैक्सिमम मार्केट। तो ये कोई बहुत ग्रेट शेक्स कर नहीं रहे हैं प्रोग्राम मेरे हिसाब से। रिटर्न्स आपको कैसे मिल रहे हैं, कौन से वाले में कैसे मिल रहे हैं, आप बताएंगा बताना। डेट म्यूचुअल फंड्स पे भी थोड़ी बात करेंगे। टैक्सेशन तो उनने मतलब बेकार कर रखा है, पहले अच्छा था, इंडेक्सेशन मिलता था, बट कितने कौन से डेट वाले आपके अच्छे कर रहे हैं, तो आगे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे एंड कलेक्टिव लर्निंग करेंगे। बाय दिस सेल दिस वाला नहीं करेंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। रिक्वेस्ट एक है, अपने परिवार में 2 से 3 लोगों का सब्सक्रिप्शन इस चैनल का कराएं, ताकि वो भी लर्न करें, कमेंट सेक्शन के थ्रू लर्न करें, और ये जो सवाल पूछे जाते हैं इनको फाइंड करने की कोशिश करें। सिवाय एआई पे नहीं आंसर मिल रहे सही से, ये भी बता रहा हूँ। वो भी वेग सा कई बार छोड़ जाता है चीज़ों को, कई चीज़ों को वेग छोड़ जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा और डेप्थ पे स्टडी करें एंड कमेंट सेक्शन पे लिखें। एंड 3 इस चैनल के लिए तो मैं 3 बोलूँगा अभी, मिनिमम 3 सब्सक्राइबर्स को ऐड कराएं परिवार के अंदर, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखें, ऐड करा दे, ताकि हम कलेक्टिवली सीखें। जिन जिन के कमेंट्स आएंगे, अच्छे बड़े इनपुट होंगे, तो किसी वीडियो में मैं उनका नाम लेके भी और उनने एग्जैक्टली क्या बोला और क्या वो करा वो भी करूँगा। इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म आई एम गिविंग फॉर ऑल ऑफ अस टू डिस्कस, जस्ट दैट। कि भी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स तो हो ही गए हैं, थोड़े आप और बढ़ा दोगे तो एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा और हम डिस्कस करेंगे, आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। लेट देयर बी ए थ्रेड। किसी के एक लाइन के ट्विटर पे लोग पता नहीं क्या क्या थ्रेड बना लेते हैं, वो आपस में उनका उतना है भी नहीं, और वो एक लाइन बोल के भग गया, उसने वैसे भी कुछ नहीं लिखा। मैंने कम से कम 21-22 मिनट का वीडियो बनाया, मेहनत करी, आगे पीछे से बताया, ये बताया, अपने इनसिक्योरिटीज, डर, भय या लैक ऑफ नॉलेज वो दर्शा रहा हूँ कि नहीं पता चल रहा मुझे, तुम बताओ कैसे हो रहा है, कैसे होता है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ है, सिस्टम इज इन प्लेस, बट कितना सिस्टम इन प्लेस है, क्या होता है उसके साथ, वो बताएं। जो भी सवाल मैंने बताए, वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें। थैंक यू।